आज की जो हमारी कहानी है वो है ग्वालियर से। एक परिवार की बहू गायब हो जाती है, उसकी रिपोर्ट लिखाई जाती है, बट उसको गायब हुए रीज़न क्या है, उसका कहाँ चली गई, पुलिस इस बात की तफ्तीश बहुत दिनों तक करती है, लेकिन उसे कोई खास सुराग मिलता नहीं है। जब पुलिस घर के अंदर ही घर के सदस्यों के बीच में इसकी तलाश करती है, तब पुलिस को क्लू मिलना शुरू होते हैं। और जब क्लू मिलना शुरू होते हैं तब पता चलता है कि वह जो परिवार की सदस्य है, वो जो गायब हुई है, उसकी मौत हो चुकी है। पुलिस ने तफ्तीश कैसे की, कैसे इसके बारे में पता लगाया, ये सब आज की कहानी में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कहानियों के सफ़र में। और आज की कहानी को शुरू करते हैं। बात 18 अप्रैल 2023 की। मुरार थाने में, ग्वालियर के मुरार थाने में एक कंप्लेन आती है कि उस घर में रहने वाली 25 वर्षीय रेनू पाठक घर से गायब है। पुलिस के पास जब तफ्तीश आई थी, ये सब रिपोर्ट लिखी जाती है, तो पूछा जाता है कि रेनू कब से गायब है। तो पता चलता है कि एक दिन पहले से रेनू घर पर नहीं आई। घर से निकली तो थी लेकिन वापस नहीं आई है। जब पड़ोस में पता किया, उसके रिश्तेदारों के यहाँ पता किया, आसपास रहने वाले रिश्तेदारों को पता किया, तो रेनू वहाँ भी नहीं आई थी। मायके वालों को फ़ोन करके पूछा, रेनू वहाँ पर भी नहीं थी। अब पुलिस गुमशुदा की रिपोर्ट लिखती है और तुरंत कार्रवाई करना प्रारंभ कर देती है। जब पुलिस कार्रवाई करती है तो सबसे पहले घर पर आकर चेक करती है। घर पर पता चलता है कि रेनू लगभग 25 वर्ष की महिला है और रेनू 5 साल पहले विधवा हो चुकी है। उसका पति जो ट्रक ड्राइवर था, उनकी जब शादी हुई, शादी के 2 साल के बाद एक रोड एक्सीडेंट में उसके पति की मृत्यु हो गई। इन सब वजहों से रेनू के ऊपर परिवार वालों का एक जो प्रेम था वो बढ़ गया था। वो उसकी बहुत चिंता करते थे, उसकी खातिरदारी भी होती थी, उसके हर समस्याओं के लिए घर वाले सभी खड़े रहते थे। लेकिन फिर भी अचानक से रेनू का गायब होना घर वालों को परेशान कर देता है कि रेनू कहाँ चली गई। उनको डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पति ना होने की वजह से रेनू के मन में कुछ चल रहा हो, वो बता ना पाई हो और गायब हो गई हो। इसके बाद पुलिस रेनू के घर पर बात करती है, उसके मायके में बात करती है, तो मायके में भी ऐसी कोई बात सामने नहीं आती। पुलिस पूछती है कि कहीं ससुराल वाले जो बात कह रहे हैं उसका ध्यान रखते हैं, कहीं जस्ट इससे उल्टा तो नहीं है, रेनू को प्रताड़ित तो नहीं किया जाता, या उसके ऊपर कहीं आरोप तो नहीं लगाए जाते, उसको खाने पीने की या किसी और तरह की समस्या तो नहीं थी। तब मायके वाले बताते हैं कि रेनू अपने घर में बहुत अच्छे से रह रही थी, उसको किसी भी तरह की समस्या नहीं थी। पुलिस इस बात से संतुष्ट होती है। अब जान पहचान वालों से संपर्क करके पूछा जाता है। ये सब करते करते पुलिस को 5 से 7 दिन हो जाते हैं, लेकिन रेनू का कहीं कोई अता पता नहीं। मोबाइल की कॉल डिटेल भी छानी जाती है, लेकिन उससे भी कुछ जो भी परिणाम है वो निकल के नहीं आते, क्योंकि रेनू की लास्ट लोकेशन घर पर ही थी। उसके अलावा कोई बात ऐसी नहीं दिखाई दी जिसकी वजह से शक किया जाए। यहाँ पर एक हफ्ता गुजरने के बाद पुलिस की जो अपनी सक्रियता थी वो धीमे होती है और बाकी दूसरे केसेस में लग जाती है। अब यहाँ गुजरते गुजरते 15 दिन गुजर जाते हैं। 15 दिन गुजरने के बाद फिर पुलिस को पता चलता है कि जो रेनू का देवर है, जिसका नाम था श्याम पाठक, वो भी घर पर नहीं था। पुलिस जब उसके बारे में पहले ही पता किया था तो घर वालों ने बताया कि श्याम ट्रक चलाता है और अक्सर वो घर से बाहर रहता है। हो सकता है इस बार भी माल लेकर वो बाहर चला गया हो, लेकिन 15 दिन हो गए हैं, वो घर वापस नहीं आया। अब पुलिस श्याम से संपर्क करने का प्रयास करती है। जब पुलिस संपर्क करने का प्रयास करती है तो श्याम से संपर्क नहीं हो पाता। तब पुलिस को यह एहसास होता है कि श्याम फरार हो चुका है। और जब पुलिस थोड़ी सी और तफ्तीश कर रही थी इन्हीं सब बीच में, इन सारे समय के बीच में, तो पुलिस को ये पता चलता है कि श्याम के साथ रेनू को अंतिम बार देखा गया था। श्याम ने ही रेनू को बुलाया था और रेनू उसी के पास गई थी। तब पुलिस के पास एक और एंगल आता है, कहीं श्याम और रेनू के बीच में कोई प्रेम संबंध तो नहीं है, घर पर रहते हैं और रेनू पिछले 5 वर्ष से विधवा है, या फिर कोई और बात है, कहीं आपसी रंजिश तो नहीं है धन संपत्ति को लेके कि श्याम चाहता हो कि सारी की सारी संपत्ति उसे मिले और उसकी भाभी को कुछ ना मिले। तो दोनों एंगल पुलिस खंगाल रही थी। अब पुलिस को यह समझ में आ गया था कि श्याम फरार है, तो पुलिस ने अपने मुखबिरों के माध्यम से श्याम के बारे में पता करना शुरू किया और 1-2 दिन के बाद श्याम पकड़ा गया। पुलिस श्याम पाठक को लेकर आती है, उससे पूछताछ करती है और बोलती है कि जो कुछ भी घर में घटित हुआ है वो सारी बातें बताओ। रेनू के साथ तुम्हारे कैसे संबंध थे, क्या
ऐसी कोई बात थी जिसकी वजह से रेनू और तुम लोग अंतिम बार साथ में दिखे थे, उसके बाद दोनों रेनू का पता नहीं चल रहा है। श्याम पाठक पहले यहाँ वहाँ की बात करता है, पूरी तरह से बात घुमाने का प्रयास करता है। पुलिस इस बात को तुरंत भांप जाती है, क्योंकि एक अपराधी जब झूठ बोलता है तो उसके शरीर के हाव भाव को देखकर पुलिस समझती है कि सामने वाला व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। पुलिस जब उसके झूठ को पकड़ लेती है तब वह अपने पुलिसिया अंदाज में आती है और फिर पूछताछ कड़ी करती है। जब पूछताछ कड़ी हुई तब श्याम पाठक टूटता है और वो बताता है कि हाँ, रेनू की हत्या हो चुकी है। पुलिस इस बात को लेकर एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि जिस व्यक्ति की वो तलाश कर रहे हैं और 15 दिनों से उसकी हत्या हो चुकी है। श्याम बताता है कि उसकी हत्या 17 अप्रैल को ही हो गई थी, कंप्लेन लिखाने के एक दिन पहले ही। और ये जो हत्या थी वो कैसे हुई, इन सब के बारे में जब पुलिस पूछती है तब श्याम बताता है कि उसके भाई की जब मृत्यु हुई थी उसके बाद उसके परिवार के लोगों ने रेनू के ऊपर ध्यान देना ज़्यादा कर दिया था, रेनू का वो ख्याल ज़्यादा रखते थे। लेकिन धीमे धीमे घर के सदस्यों की तबीयत में अचानक से गिरावट आने लगी थी। उनको कभी कभार परेशानियाँ होती थी, कभी सिर दर्द, कभी पेट दर्द, इन सारी चीज़ों की स्वास्थ्य कहीं ना कहीं हर किसी का प्रभावित हो रहा था। और ऐसा ही काम श्याम के साथ भी हुआ था। श्याम की भी तबीयत कई बार बहुत ख़राब रहती थी। अब उसने दवाइयाँ ली, लेकिन दवाइयों से उसे बहुत ज़्यादा असर मिला नहीं, उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला। तो उसे लगा कहीं ना कहीं कोई और दूसरी बात हो सकती है। और जो व्यक्ति हम लोग जानते हैं कि कम पढ़े लिखे होते हैं, ज़्यादा विज्ञान को महत्ता नहीं देते हैं, वो कहीं ना कहीं धर्म और तंत्र विद्या में अपना ध्यान लगाते हैं। तो ऐसा ही श्याम के साथ हुआ। श्याम ग्वालियर में ही एक तांत्रिक से मिला, उससे बात की, उसको बताया कि अपने घर की समस्या बताई। तब तांत्रिक उसको देखकर बताता है कि तुम्हारे घर में जो बहू है वो भी एक तांत्रिक है, वो भी कुछ ना कुछ ऐसी क्रियाएं करती है और यही सबका परिणाम है कि तुम लोगों की तबीयत अक्सर ख़राब रहती है। वो यह चाहती है कि वह तुम सबको ख़त्म कर दे और अपना जीवन कहीं और बिताए। वो किसी और से बातचीत भी करती है। हालांकि ये सारी बातें तांत्रिक ने एक हिंट में बताई थी, स्पष्ट तौर पर नहीं कहा था, लेकिन श्याम समझ गया था कि ये सारी बातें उसकी भाभी के लिए ही हो रही हैं। अब श्याम जब घर आता है तो वो भाभी को दूसरे नज़रिए से देखना प्रारंभ करता है। जब वो शक करना प्रारंभ करता है तो उसे लगता है कि हाँ, उसकी भाभी किसी और व्यक्ति से बातचीत कर रही है, चैटिंग उनकी हो रही है। ये सारी बातें जब उसे लगती हैं तो उसके मन में एक जो भाभी के प्रति सम्मान का भाव था वो कम हो जाता है और उसे अब उनसे घृणा होने लगती है। धीमे धीमे ये चीज़ और बढ़ती जाती है समय के साथ। बीच में एक दो बार श्याम की तबीयत और ख़राब हुई तो उसे ये समझ में आ गया कि ये सब उनकी भाभी का किया धरा ही है। इसके बाद अब वो अपने दोस्तों के साथ मिलता है। उसके दोस्तों में एक था राजू और एक और लड़का था जो कि नाबालिग है। वो अपने उन दोस्तों से बातचीत करता है और फिर एक निष्कर्ष पर आता है कि हमें किसी भी तरह से भाभी को अपने परिवार से हटाना होगा। अब उसके जो माँ बाप थे वो रेणु को बहुत चाहते थे, तो वो ऐसे तो रेणु को दूर करते नहीं, तो उनने रेणु की हत्या का पूरा एक प्लान बनाया। अब वह 17 तारीख को रेणु को फ़ोन करके बोलता है कि भाभी, मैं आज यहाँ ग्वालियर में हूँ और मुझे थोड़ा सा बाहर की ओर जाना है, मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ चलें। तो रेणु तैयार हो जाती है क्योंकि उसके देवर थे, बातचीत अच्छे से होती थी। तो भाभी से कहता है कि भाभी खाना बना कर लेकर आना। भाभी उसका टिफ़िन बनाती हैं। जब वो ग्वालियर के पास से गुजर रहे थे तो भाभी को भी अपने ट्रक में बिठा लेता है। इसी ट्रक में उसके दोनों दोस्त भी थे। अब वो लोग झांसी की ओर निकलते हैं। थोड़ी ही देर में, लगभग 2 घंटे के बाद झांसी आ जाते हैं। झांसी से वो लोग ललितपुर के रास्ते पर जाते हैं। इस ललितपुर के रास्ते में बेतवा नदी बीच में पड़ती है। जब बेतवा नदी आने वाली थी तभी ये लोग अपने अपने जो गाने थे ट्रक में, वो गाने बज ही रहे थे। तभी जैसे ही बेतवा नदी के पास आते हैं तो श्याम अपने पास रखा हुआ चाकू भाभी को मार देता है। और जब 2-3 बार करता है, इसके बाद उसके जो दोस्त बैठे थे वो भाभी को पीछे से पकड़ लेते हैं और श्याम पुल के पास ही अपनी भाभी का गला दबा देता है और उसकी हत्या कर देता है। जब उसकी भाभी की हत्या हो जाती है, उसके शरीर में जान नहीं बचती है, तो ये लोग ट्रक में रखे हुए कंबल से अपनी भाभी की बॉडी को, जो रेणु थी उसकी बॉडी को लपेटते हैं और पुल से ही बेतवा नदी में उसकी बॉडी को फेंक देते हैं।
इसके बाद ये लोग आगे ललितपुर की ओर निकल जाते हैं। पुलिस जब ये पूरी बात सुनती है तो अगले ही दिन गोताखोरों की एक टीम लेके उस पुल पर पहुंचती है और वहाँ पर 2-3 दिन कड़ी मशक्क़त करती है, लेकिन 15 दिन पहले फेंकी गई बॉडी उनको बरामद नहीं होती है। आसपास पता भी करती है लेकिन बॉडी का कोई भी नामो निशान नहीं मिलता। अब पुलिस उस ट्रक की जांच करने की कोशिश में जुट जाती है, कहीं ना कहीं कोई क्लू मिल जाए। लेकिन 15 से 20 दिनों के बीच में श्याम ने अपने ट्रक को भी कई बार धुलवा लिया था, तो ऐसे में ट्रक से भी कोई विशेष जो एविडेंस है वो कलेक्ट नहीं हो पाया। अब पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया है और अभी तो ये जेल में भेजा गया है इनको, और इनके खिलाफ़ कार्रवाई कर रही है। तो आज की ये की पूरी कहानी यहीं तक कि कैसे घर के ही सदस्य ने अपनी ही भाभी की हत्या कर दी एक तांत्रिक की बात में आके, क्योंकि हो सकता है कि तांत्रिक ने बात सही ना की हो, क्योंकि केवल और केवल शक के आधार पर देवर ने अपनी भाभी की हत्या कर दी थी और उसकी लाश को भी ऐसे फेंका कि किसी को वो लाश किसी के हाथ में ना आ पाए। ये सारी की सारी कहानी आपके सामने मैंने रखी। इस कहानी में आपका कोई विचार हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।